क्रेडिट सेल, क्रेडिट और सेल दो शब्दों को मिलकर बना है क्रेडिट प्लस सेल। सेल का मतलब आप सबको पता है बिक्री होता है, मतलब सेल करना, ठीक है, गुड्स को बेचना। और क्रेडिट को जब हम साथ जोड़ देते हैं सेल के, तो इसका मतलब होता है कि सेल को क्रेडिट पर करना। तो क्रेडिट पर सेल कैसे की जाती है, इसके फायदे क्या होते हैं रिटेलर को और कस्टमर को, और साथ साथ इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं क्रेडिट सेल के, जो रिटेलर और कस्टमर दोनों को होते हैं। तो आज हम लोग क्रेडिट सेल पर बात करेंगे एट माय चैनल लर्निंग स्किल, एंड आई एम ज्योति सिक्का एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय चैनल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रेडिट सेल क्या होता है, देन फीचर्स एंड फंक्शंस, फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट सेल, एंड let's start from the meaning of क्रेडिट सेल। क्रेडिट प्लस सेल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सेल मतलब बेचना, वस्तुओं और सेवाओं को जब हम बेचते हैं, और बेचते हैं मतलब हम मनी लेते हैं ना, रिटेलर जो है जब कुछ सामान बेचेगा तो उसके बदले में उसको रिटर्न में पैसे मिलते हैं, कौन देता है, कस्टमर देता है, ठीक है। लेकिन जब वो पैसे एक साथ नहीं दे रहा है, या बेचते वक्त नहीं दे रहा है, बाद में दे रहा है, इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, तो इट मीन्स कि रिटेलर ने उस सामान को कैसे बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, क्रेडिट सेल, ठीक है। और कस्टमर ने उसको क्रेडिट पर खरीदा है, ठीक है। अभी हम क्रेडिट सेल का मीनिंग और ज्यादा क्लियरली पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। क्रेडिट सेल रेफर्स टू सेल्स दैट एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, मतलब क्रेडिट सेल एक ऐसी सेल है जो कि कस्टमर को क्रेडिट, कस्टमर पर क्रेडिट एक्सटेंड कर रही है, मतलब क्रेडिट बिक्री से तात्पर्य ऐसी बिक्री से है जो ग्राहक को ऋण प्रदान करती है, मतलब ऋण मतलब लोन, लोन दे रही है। जैसे कि मान लो मैंने टीवी खरीदना है, अब टीवी खरीदने के लिए 50,000 रुपए का टीवी अगर आता है और मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, और मैं रिटेलर के पास जाता हूँ कि मुझे जो है 50,000 रुपए का टीवी खरीदना है, लेकिन मेरे पास 50,000 इस समय नहीं है, एक साथ नहीं है, तो रिटेलर अगर मुझ पर ट्रस्ट करता है तो मुझे कहेगा ठीक है आप 10-10 हजार 5 इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 5 मंथ में मुझे वापस दे देना। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है। रिटेलर ने मुझे सेल किया है क्रेडिट पर, और मैंने जो है परचेजिंग की है क्रेडिट पे, ठीक है। क्रेडिट मीन्स उधार। आई थिंक आपको अब मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसका एक दूसरा और ज्यादा समझने के लिए हम एक पॉइंट मैंने और लिखा है, द कस्टमर टेक्स द प्रोडक्ट नाउ एंड एग्रीज टू पे फॉर इट लेटर, मतलब ग्राहक अभी उत्पाद को खरीद रहा है या ले रहा है, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो बाद में करेगा, थोड़े टाइम के बाद, या फिर ईएमआईज होती हैं, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उन पर पे करेगा, ठीक है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया क्रेडिट सेल का। आगे हम क्रेडिट सेल के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के फायदे किस क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम एक रिटेलर के बेनिफिट्स देख लेते हैं कि रिटेलर की क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिटेलर को जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है रिटेलर्स को, वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब आप देखोगे ना कि अगर एक टीवी की दुकान खुली है तो उसके साथ में और कई टीवी की शॉप्स खुल जाएंगी। अगर आपने फ्रिज की शॉप खोली है तो फ्रिज की बहुत सारी और स्टोर्स खुल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें अगर आप ऑफर दे देते हो कि आप मेरे यहाँ से क्रेडिट पर भी ले सकते हो, और जो पेमेंट है इसकी वो आप 2 या 3 महीने में, 4 महीने में इंस्टॉलमेंट में मुझे वापस कर दोगे, और मान लो दूसरे ने नहीं की हुई है ये ऑफर, तो आपके पास कस्टमर के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो यही है, मीट द कंपटीशन, कंपटीशन को मीट करने के लिए रिटेलर को ये सब ऑफर देनी पड़ती है कस्टमर को। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन सेल मतलब नेचुरली अगर कोई कस्टमर जो है वो नहीं खरीद सकता एक साथ बड़ी अमाउंट का कुछ सामान, और आप उसको अगर ऑफर कर रहे हो कि आप इसको थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना, तो हो सकता है वो सेल कर ले आपसे। तो इसमें आपकी भी फायदा होगा, रिटेलर का भी फायदा होगा कि सेल बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। और कस्टमर का भी बेनिफिट होता है कि कस्टमर जो चीज चाहता है, जो वो खरीदना चाहता है, लेकिन वो पैसों की कमी की वजह से वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो उसको थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में देकर अपनी
विश को पूरा कर सकता है, अब जो सामान उसको चाहिए वो ले सकता है। बेटर कस्टमर लॉयलिटी, अगर आप ये ऑफर देते हो कस्टमर को कि आप जो है मेरे पास से सामान खरीदो और जो इसकी पेमेंट है वो आपको ईएमआई पर आप दे सकते हो, मतलब एवरी मंथ आपको एक इंस्टॉलमेंट है वो बनाकर दी जाएगी और उस पर जो है आप पे कर सकते हो, तो इससे जो है कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर भी बन सकता है। लाइक वो बार बार आपकी शॉप पर आ सकता है खरीदने के लिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो मेरी एक स्टोर है, मेरा स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, लाइक उसमें फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, आयरन मतलब प्रेस है कपड़े प्रेस करने के लिए, और माइक्रोवेव है और ओवन है। इस तरह से मेरे स्टोर में बहुत सारा सामान है, ठीक है। अब मैंने जो है ये ऑफर दे दिया है, बाहर लिख दिया कि जो भी मेरे यहाँ से शॉपिंग करेगा मैं उसको ईएमआई पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराऊंगा और 6 महीने या 8 महीने में इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है वो, और विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के वो मुझसे ईएमआई पर सामान ले सकता है। अब इसमें क्या है कि मान लो एक बंदे आया आपके पास, उसको टीवी की जरूरत थी, ठीक है, उसने टीवी खरीदा आपसे ईएमआई पर। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही उसकी ईएमआई खत्म हो जाती है, मान लो अब उसको वॉशिंग मशीन भी चाहिए, उसका खरीदने का मन है बट उसके पास पैसा नहीं है, तो वो फिर से आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो बिना कहीं और जाए सीधा आपके पास आएगा कि आप उसको ईएमआई पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स जो होते हैं रिटेलर को भी होते हैं कि उसकी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि आज नहीं तो 6 महीने में उसके पैसा पूरा हो जाएगा। अब जो सेल उसकी नहीं होनी थी वो सेल हो गई उसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट होते हैं, कस्टमर को जो प्रोडक्ट आज चाहिए लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स पर पे करके अपनी विश को पूरा कर सकता है, अपनी चीजें खरीद सकता है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिटेलर के भी होते हैं और कस्टमर को भी बेनिफिट्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट सेल की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों में डील करता है, ठीक है। मतलब आपको क्रेडिट फैसिलिटी जो है ना, ये गुड्स गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है, वस्तुएं उन पर भी मिलती है और सर्विसेज पर भी आपको ये सेवाएं मिलती हैं। आजकल तो ये आम चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने आरओ लिया हो ना, तो आपको आरओ की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है हर मंथ इतनी पेमेंट कर दो और आपकी जो सर्विस है वो आरओ की या वॉशिंग मशीन की जो सर्विस है वो आपको 1 ईयर तक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है, टाइटल ऑफ गुड्स लाइज विद द सेलर बिफोर इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसका ये मतलब है कि जब तक आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे होती कस्टमर की, तब तक जो प्रोडक्ट का जो ओनरशिप है वो मतलब रिटर्न में, मतलब पेजेस पे, लाइक डॉक्यूमेंट्स में वो ओनर का ही रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी 6 इंस्टॉलमेंट बनी है किसी चीज की, मान लो आपने एसी लिया, ठीक है, एसी लिया आपने 30,000 का, ठीक है, और आपकी 6 इंस्टॉलमेंट्स बनी 5,000 पर मंथ की। अब आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे नहीं की हैं, तो जब तक आपकी 6 की 6 इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो जो रिटेलर है जिसने आपको ये सामान दिया है, वो छठी इंस्टॉलमेंट तक भी ओनरशिप उसी की रहेगी। मतलब अगर आप पे नहीं करोगे ना इंस्टॉलमेंट, तो वो आपसे वो सामान वापस लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअल ओनरशिप मिलती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ऐसी अगर आप हाउस रेंट सॉरी हाउस लोन लेते हो, तो जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता है, लाइक लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे नहीं हो जाती है, तब तक आपके जो घर के कागज होते हैं, लाइक आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पर ओनरशिप होती है उस हाउस की, वो जिस भी बैंक से आपने लोन लिया हो उसी के पास ही रहती है, ठीक है। ये इसका एक माइनस पॉइंट्स भी नहीं कह सकते, एक्चुअली ये रिटेलर की सेफ्टी के लिए भी है ना। मान लो आप लो इंस्टॉलमेंट पर और 3 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट पे ना करो तो रिटेलर का तो लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए ओनरशिप का जो होता है ये क्लोज रिटेलर के पास ही रहता है। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ये है, फ्यूअर फॉर्मेलिटीज आर कंपलसरी। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिटेलर और कस्टमर को फिल करने कंपलसरी होते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं 50,000 की चीज बेच रहा हूँ और मैं सिर्फ स्टार्टिंग में 5,000 रुपए ले रहा हूँ, अब जो लाइक 45,000 है उसकी सेफ्टी कैसे होगी? उसकी सेफ्टी के लिए मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट फाइल कराऊंगा एज ए रिटेलर,
ठीक है, ताकि मुझे भी सेफ्टी रहे कि हाँ मेरा पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यूजुअली एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। अगर आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेते हो, जैसे फ्रिज लेते हो, टीवी लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, तो जनरली ये 3 महीने तक का ही आपको इस पर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट सेल की ऑफर मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, रिटेलर टू रिटेलर वेरीफाई करता है। कुछ रिटेलर 6 मंथ की भी ऑप्शन देते हैं, 9 मंथ की भी ऑप्शन देते हैं। अगर आप यही हाउस लोन लेते हो, तो हाउस लोन लेने के लिए तो आपको और ज्यादा कई सालों तक की ये इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो ये प्रोडक्ट के प्राइस पर डिपेंड करती है कि कितनी लंबी उसकी इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, और साथ में रिटेलर और कस्टमर दोनों के एग्री होने पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड। देखो अगर आप छोटे प्रोडक्ट लेते हो, लाइक आपने 50,000 40,000 का फोन लिया है, या टीवी लिया है, या वॉशिंग मशीन ली है क्रेडिट पर, तो उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट वो आपसे सारे जो आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपका अकाउंट डिटेल पूरी लेगा, फोन नंबर लेगा। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट होता है, और आपको वो जो चीज होती है, जो प्रोडक्ट होता है, वो मिल जाता है। ठीक है, देन यू गो एंड पे द अमाउंट। इसमें बैंक बीच में आ जाता है कि बैंक जो है वो डायरेक्टली आपके जो भी आपका अकाउंट जहां पर भी होता है ना, तो वो बैंक बीच में इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं और रिटेलर को पे करते हैं। तो इस तरह से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है आपका छोटा प्रोडक्ट हो, 50,000 60,000, दिस 1 लाख। बट अगर आपने हाँ कहीं 50 लाख का बड़ा कुछ लिया है, देन मे बी रिटेलर आपको बोले कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड रिटेलर टू रिटेलर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसमें इजी टर्म्स एंड कंडीशंस। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होती हैं, सिंपल आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट देने हैं, अपना आधार कार्ड देना है, अपना अकाउंट डिटेल देनी है, वेरिफिकेशन उसी के अंदर ही हो जाता है। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, या आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो गया है, ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है आज। इसमें आजकल लोगों को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ी बहुत कंडीशंस होती हैं। अगर आप नहीं पे करोगे 3 महीने का, अगर आपने लिया है 3 महीने तक पे नहीं करोगे, तो आप पर इंटरेस्ट लगेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स इसमें अब नहीं होते रिटेल में, अगर आप रिटेल से रिलेटेड कुछ खरीद रहे हो तो। और नेक्स्ट है क्रेडिट सेल एग्रीमेंट। क्रेडिट सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट एक लिखित पेपर होता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर का बनाया है ना, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यस, ये जो है ना, ये आपका ये एग्रीमेंट है। ये देखो, ये जो है आपका एक लिखित पेपर होगा, जो कि ये लिखित पेपर होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ना आपके सेल और परचेज की रिटेलर और कस्टमर के बीच में शर्तें जो निश्चित होती हैं वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो इसकी हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं क्रेडिट सेल एग्रीमेंट की। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो सेलर और कस्टमर के बीच में होता है। इसमें कुछ शर्तें लिखी होती हैं जिस पर रिटेलर और कस्टमर को मानना होता है। अच्छा, ये एग्रीमेंट भी जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो, ये वर्बल भी आप रख सकते हो। ये रिटेलर और कस्टमर के बीच में कैसा रिलेशन है, उनके बीच में कैसा संबंध है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लेकिन क्रेडिट सेल एग्रीमेंट का ना इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक कवर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो मैंने क्रेडिट सेल को इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर किया है। अभी क्रेडिट सेल एग्रीमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और जल्दी ही शेयर करूंगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग this video. Please like, share and subscribe my channel, and if you have any doubt, please आप comment में जरूर लिखना, I will give you the answer. Thank you.